गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ा, उसके थ्योरी को पढ़ा था, और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के थ्योरी को पढ़ा था। चलो इधर ध्यान दो। उसमें सबसे पहला आप लोगों को डेल आपको फाइंड करने के लिए बताया, डेल एक्स फाइंड करने के लिए, डेल वाई और डेल जेड ये फाइंड करने के लिए बताया था। और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था डेल पे कि डेल अगर ज़ीरो होगा तब क्या होगा और डेल अगर नॉन ज़ीरो होगा तब क्या होगा। तो सबसे पहला नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में डेल को हम लोगों ने दो तरीके से बांटा था, दो हिस्सों में बांटा था। एक था डेल बराबर ज़ीरो और दूसरा था डेल डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर डेल डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो यूनिक सॉल्यूशन हो रहा होगा और सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट हो रहा होगा, है ना। दूसरा मैंने बताया था आपको डेल बराबर ज़ीरो पे, डेल इक्वल टू ज़ीरो पे कंडीशन आपको मैंने लिखवाया था दो। पहला कि अगर डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड इसमें से कोई भी एक अगर डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, यानी डेल बराबर ज़ीरो और डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड में से कोई भी एक अगर ज़ीरो ना हुआ तो इसमें सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें लिखवाया था मैंने आपको नो सॉल्यूशन। क्लियर है। और उसके बाद डेल बराबर अगर ज़ीरो था और डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड तीनों अगर आपका ज़ीरो होगा तो उसमें आपको बताया था कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन है और ये कंसिस्टेंट है। कैसा है सिस्टम, कंसिस्टेंट। उसमें आपको एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था और वो एक्सेप्शन था, है ना। एक्सेप्शन में क्या था बेटा कि आपको एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, उसका डेल बराबर ज़ीरो था, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड ये भी ज़ीरो था, लेकिन तो भी सिस्टम जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं हो रहा था, ना ही वो कंसिस्टेंट हो रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। जब प्लेन को रिप्रेजेंट करता है और तीनों प्लेन अगर पैरेलल हो जाए, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं तीनों अगर पैरेलल हो जाए, तो अगर ये पैरेलल हो जाए बेटा तो ये कभी कट आपस में नहीं करेगा। जब कट ही नहीं करेगा तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या था, उसमें भी आपको डेल फाइंड करना था और डेल एक था डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो और एक था डेल इक्वल टू ज़ीरो। अगर डेल इक्वल टू ज़ीरो होगा तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा और वो सॉल्यूशन जो होगा डेल बराबर ज़ीरो पे नॉन ट्रिवियल होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? नॉन ट्रिवियल होगा। बात समझ में आ गई। और नॉन जीरो सॉल्यूशन उसको बोलते हैं हम लोग। क्लियर। अगर डेल बराबर आपको डेल डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया तो उसमें आपको मैंने बताया था कि सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम जीरोज देगा, जीरोज सॉल्यूशन होगा। क्या होगा उसमें? जीरोज सॉल्यूशन, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। यहाँ तक मामला क्लियर है। यहाँ तक मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया, उसी बेसिस पे आइए हम लोग अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पे आपको देखना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। जो भी मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। कोई भी लेक्चर आपका ऐसा नहीं समझो कि ये लेक्चर आपका फालतू चला गया। कोई भी लेक्चर फालतू नहीं है। इसमें आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। और दूसरी बात कि हर एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या फिर आप 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। बात समझ में आ गई। चलो आ जाओ बच्चों, अब हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान दो बच्चों इधर। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल, है ना। इस इक्वेशन को आपको किससे सॉल्व करना है? क्रेमर्स रूल से। आप क्रेमर्स रूल को जानते हो? अरे बताओ कैसे। सबसे पहले आपको डेल को फाइंड करना है, फिर डेल एक्स को, डेल वाई को, डेल जेड को। उसके बाद जो आपका एक्स इक्वल टू आएगा वो क्या आएगा? डेल एक्स बटा डेल। चलो आ जाओ हम लोग सॉल्व करते हैं एक तरफ से और देखते हैं। इधर ध्यान दो बच्चों। सबसे पहला आपको डेल लिखना है। तो डेल जो आएगा आपको, देखो वो क्या आएगा, डेल आएगा आपको एक्स, वाई और जेड से, जेड के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट। अब इधर आ जाओ, एक्स, वाई और जेड के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट क्या होगा बताओ। यहाँ पे क्या है बताओ? एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 2। लिखने के लिए मैंने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में। फिर यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1 5 और 1। क्लियर है।
फिर यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 7 और z का कोफिशिएंट -1, तो ये हो जाएगा 1, 7 और -1। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, मन में किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, आप सॉल्व कर लोगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -4 आएगा। कितना आएगा? -4। अब आ जाओ, हम लोग किसको निकालेंगे? डेल एक्स को। आप कैलकुलेट कर लोगे ना। अब इधर ध्यान दो, डेल एक्स को निकालेंगे तो डेल एक्स के लिए क्या होता है बेटा कि जो एक्स का कोफिशिएंट है वो वाले कॉलम को हम लोग हटा देते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट कौन वाला है? 1, 2, 2, यही फर्स्ट कॉलम है, इसको हम लोग हटा देते हैं। इसको जब हटाइएगा तो उसके जगह पे कौन आएगा? D1, D2, D3। तो D1, D2, D3 कौन है? ये है D1, D2, D3। तो ये वाला कॉलम आपको यहाँ के शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको शिफ्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9 इतना और 0। फिर ये दोनों सेम ही वैसा ही आ जाएगा 1, 5 और 1, 1, 7 और -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी -4 ही आएगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालते हैं आपका डेल वाई। तो डेल वाई आप जैसे ही डेल वाई पे काम करोगे तो इस बार कौन हटेगा? वाई का कोफिशिएंट। तो वाई का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 1, 5, 1 कौन वाला है? सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम को आप हटा दो। तो सेकेंड कॉलम को जैसे हटाओगे तो उसमें कौन आएगा? D1, D2, D3। तो इस वाले को रख दो इसमें, तो ये आ जाएगा आपको। पहले तो दोनों कॉलम उतर जाएगा 1, 2 और 2। फिर इसके जगह पे ये हट के आपको आएगा 9, 22 और 0। और फिर आएगा आपको 1, 7 और -1। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इसका वैल्यू आएगा आपको -12। कितना वैल्यू आएगा? सारा कैलकुलेट किया हुआ है, आप निकाल लोगे, आप फाइंड करने आपको आता ही होगा, है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसको आप देख लोगे निकाल के वैल्यू को, ये आएगा -12। उसके बाद है अपना डेल जेड। डेल जेड जैसे निकालोगे बेटा तो डेल जेड में इस बार कौन सा कॉलम हटने वाला है? आपका थर्ड कॉलम, यानी जेड के कोफिशिएंट से जो कॉलम आया वो हटेगा। तो जेड का कोफिशिएंट से कॉलम कौन आया? 1, 7 और -3। तो ये हट जाएगा और इसके जगह पे कौन पुट होगा? D1, D2, D3। तो इसको हटाइए और इसको रखिए, तो ये आ जाएगा आपको 1, 2, 2, ये हो जाएगा 1, 5 और 1। फिर आ जाएगा 9, 52 और 0। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -20। कितना आएगा वैल्यू? -20। अब तो ईजी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो डेल एक्स नहीं, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा डेल एक्स बटा डेल। तो डेल एक्स का वैल्यू कितना आया है बेटा? डेल एक्स का वैल्यू आया है -4 और डेल का वैल्यू कितना आया है? -4। तो ये कट के आ गया आपको 1। फिर आएगा वाई का वैल्यूज। तो वाई का वैल्यू आपको आएगा डेल वाई बटा डेल, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल। तो डेल वाई का वैल्यू कितना आया है? -12 और नीचे डिवाइड होगा -4 से। ये कैंसिल हो गया बेटा और ये 3 बार में कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 3। अब हम लोग z निकालेंगे तो ये आ जाएगा डेल z बटा डेल, डेल z बटा डेल। डेल z का वैल्यू कितना है? -20 और डेल का वैल्यू कितना है? -4। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 5 बार में कैंसिल होगा बेटा, तो ये आ जाएगा 5। क्लियर? x और y और z का वैल्यू आपका निकल गया, यही आपका आंसर है। क्लियर? बात समझ में आ गई? क्या आप डेल x को डेल को, डेल x को, डेल y को और डेल z को फाइंड करना सीख गया? अरे सीखा कि नहीं सीखा? सीख गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलो ध्यान दो बच्चों, इधर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो क्या, फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपको सॉल्यूशन का नेचर को बताना है। किसको बताना है? सॉल्यूशन के नेचर को बताना है। चलो आ जाओ इधर कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है या इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका नेचर को आपको बताना है। चलो आ जाओ बच्चों, सबसे पहला नेचर को चेक करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहला काम हम लोगों को ये करना होगा कि जो भी इसमें है पहले डेल को हम लोग फाइंड कर लेते हैं, है ना। जो भी सिस्टम दिया हुआ है उसमें सबसे पहले डेल को फाइंड कर लेते हैं, फिर डेल एक्स को फाइंड करते हैं, डेल वाई को और डेल जेड को। उसके बाद हम लोग क्लियर कर लेंगे कि ये वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन देगा या फिर आपको नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर? चलो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग डेल को फाइंड करते हैं। तो डेल को जब फाइंड करोगे बेटा तो डेल क्या आएगा? एक्स, वाई और जेड से कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा आपको 1 और 2 और 3, ये हो जाएगा 2 3 और 4, ये आ जाएगा 3 4 और 5। क्लियर है ना? इसको आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, ये 1 है 1, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई होगा
तो 5 3 15 आ जाएगा माइनस 16। फिर आ जाएगा ये -2, ये रो कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये इससे गुना होगा बेटा, तो ये आ जाएगा 10 माइनस, ये इससे गुना होगा -12। क्लियर। और फिर ये आ जाएगा और +3, तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9। चलो इधर ध्यान दो बेटा, इसको इससे जब घटाओगे तो हो गया -1, ये आ जाएगा आपका 10 और ये हो गया -2 और ये हो गया +4, और यहाँ से ये काम करोगे तो ये -1 और 3, ये -3, और इस दोनों को जब ये कीजिएगा तो ये कैंसिल हो गया सब, ये वैल्यू क्या आ गया 0, यानी आपका डेल का जो वैल्यू है वो क्या आ गया 0। अब हम लोगों को क्या चेक करना है बेटा, अरे बताओ यार, अब हम लोगों को क्या चेक करना है, अब हम लोगों को चेक करना है डेल x, डेल y और डेल z। चलो आ जाओ डेल x को चेक करते हैं। तो डेल x को जैसे आप चेक करोगे तो देखो डेल x का मतलब क्या हुआ कि जो x का कॉफिशेंट है, जो x का कॉफिशेंट है वो हट जाएगा। तो x का कॉफिशेंट क्या है 1 2 3, ये हट जाएगा, और इसके साथ कौन आएगा d1 d2 d3, तो इसको रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 3 और 0, ये आ जाएगा आपको 2 3 और 4, ये आ जाएगा 3 4 और 5। आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट को में जिस रो में आपका ज़्यादा जीरो होगा या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो होगा उसी के अबाउट एक्सपेंड करते हैं। चलो आ जाओ, तो इसमें आपको ज़्यादा जीरो आपको दिख रहा है, एक जीरो दिख रहा है, इसी के अबाउट हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो ये जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 1, तो ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा 15 और ये इससे -16। फिर ये आ जाएगा -3, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, ये 2 इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 10, और फिर ये इससे गुना हो गया -12, और ये क्या आ जाएगा बेटा बोलो 0। अब इधर ध्यान दो बेटा, ये इसमें जब ये होगा तो ये आ जाएगा आपको -1 और ये हो जाएगा आपको माइनस प्लस और 2 और 3 यानी +6 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया 5, है ना। अब इधर ध्यान दो, क्या डेल x आपका डज नॉट इक्वल टू 0 है, आप डिसाइड करो। इधर ध्यान दो, डेल बराबर 0 और डेल x डज नॉट इक्वल टू 0। आपको क्या बताया था कि डेल 0 हो और डेल x, डेल y और डेल z, इसमें से कोई भी एक अगर नॉन जीरो हुआ तो उसमें सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर। और सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये हो जाएगा बेटा, इसको अगर देखें तो इसमें लिखेंगे हम लोग नो सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा था ना कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, तो ये होगा नो सॉल्यूशन। अगर सिस्टम पूछे कि सिस्टम कैसा होगा तो आप बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। सारी बातों को आप याद रखोगे पिछले लेक्चर का, अगर आपको याद है तभी जाके ये सब प्रॉब्लम बहुत इजी वैसे बनेगा। कुछ नहीं, सिर्फ माइंड मैप एक तैयार कर लो कि अगर डेल बराबर 0 हो, डेल डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या कंडीशन होगा। अगर डेल बराबर 0 हो, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, ये अगर डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या कंडीशन होगा। डेल बराबर 0 हो, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड बराबर 0 हो तो क्या कंडीशन होगा। अगर मान लीजिए होमोजेनियस सिस्टम पे बात कर रहे हैं तो डेल बराबर एक 0 आएगा, डेल डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो उसमें क्या क्या कंडीशन होगा। आपको कंडीशन सारा याद रखना है, बस समझ में आ गई। अगर कंडीशन सारा याद रह गया बेटा तो सारा प्रॉब्लम आप बना के आओगे, और कंडीशन याद नहीं रहा तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। बस समझ में आ गई। और मैं आपको एकदम चार्ट के रूप में दिया, एकदम सबसे ईजी फॉर्मेट में, कि आपको याद रह जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। चलो ध्यान दो बेटा, इधर ये आपको क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो सिस्टम है ये एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन देगा, या फिर ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, या फिर ये नो सॉल्यूशन होगा, या फिर इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसका सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गई। ये क्या हो रहा होगा वो आपको बताना है। अब सबसे पहला ध्यान दो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको डेल पे करना है, क्लियर। और फिर डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड पे करना है। उसके बाद आप तुरंत डिसीजन ले पाओगे कि किस तरह कितना सॉल्यूशन आपको आएगा। बात समझ में आ गई। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग डेल को फाइंड करते हैं। तो डेल तो आपको दिख गया होगा, अरे बताओ यार, यानी देखो इसमें वेरिएबल थोड़ा चेंज है बेटा। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे या फिर थ्योरी भी आपको बताया था तो उसमें 3 वेरिएबल था, एक्स, वाई और जेड। लेकिन इस बार जो 3 वेरिएबल है वो है x1, x2 और x3। बात समझ में आ गई। चलो अब जो है ना, डेल का मतलब क्या होगा कि x1, x2 और x3 के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट। तो आ जाओ बनाते हैं हम लोग। तो डेल आपको आ जाएगा ऐसा,
अब इधर ध्यान दो बेटा, तो x1 का कोफिशिएंट सब क्या है, 1 है, 2 है और 3 है, तो लिख दो 1 2 और 3। x2 का कोफिशिएंट बताओ, और 2 3 और 5। x3 का कोफिशिएंट बोलो बेटा, 1 1 और 2, है ना। अब इधर ध्यान दो बेटा, जब आप डेल को फाइंड करोगे तो ध्यान दो इधर, जब आप इस डेल को फाइंड करोगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। आप कर लोगे, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा हम लोग करते हैं डेल x पे काम। तो डेल x जैसे ही फाइंड करेंगे बेटा, तो ये 1 2 3 हट जाएगा, यानी x1 का जो कोफिशिएंट है वो हट जाएगा, और उसके बाद उसके जगह पे d1 d2 d3 आएगा। तो ये हो जाएगा आपको 3 3 और 1, और फिर बाकी दोनों कॉलम सेम उतर जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 और 5, ये आ जाएगा 1 1 और 2। क्लियर। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसका वैल्यू आएगा आपको 5। आप सॉल्व करके देख लोगे, कितना इजी तो है, सॉल्व करने आएगा ना जी, कितना इजी तो है, सॉल्व कर लोगे तो इसका वैल्यू आएगा 5। अब इधर ध्यान दो बेटा, डेल बराबर 0 और डेल x डज नॉट इक्वल टू 0। चलो आप खुद बताओ, आपको क्या बताया था, डेल बराबर 0, डेल x, डेल y और डेल z, इस तीनों में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो रहेगा तो इसका सोल्यूशन कैसा आएगा, नो सोल्यूशन। याद आ रहा है कि नहीं, दिमाग में बैठा लो, कैसा सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा अपना नो सोल्यूशन। क्या मामला क्लियर है, क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर। चलो आ जाओ, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी नंबर, नो सोल्यूशन। ये JEE 2010 का पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना, 2010 का ये पूछा हुआ प्रॉब्लम, कितना ईजी बताओ, है ना। आपको मैं बता रहा हूँ ना कि आप एक बार थ्योरी को सिर्फ पढ़ लो और उसके बाद JEE का प्रॉब्लम बनाओ, आपसे एक प्रॉब्लम भी नहीं छूटेगा, है ना। ये मेरा वादा है और दावा भी है, क्लियर। चलो आ जाओ, देखते हैं अगला प्रॉब्लम पे। चलो ध्यान दो बच्चों, इफ द इक्वेशन इतना इतना और इतना हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। ये जो तीन इक्वेशन है ये क्या दे रहा है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको क्या दे रहा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तब आपसे पूछ रहा है कि लेमडा का वैल्यू क्या है। सबसे पहला कि आप इक्वेशन देख के बताओ कि ये होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस। देखो ना बेटा, इक्वल टू जीरो, सारे जगह पे इक्वल टू 0 है, तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ आपको, होमोजेनियस सिस्टम हुआ, होमोजेनियस आपको इक्वेशन हुआ। अब आ जाओ, इसको लिखते हैं। सबसे पहले सिस्टम को लिख लो, ये है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। दूसरा है आपको सिस्टम बेटा, इक्वेशन है x माइनस 2y और प्लस जेड इक्वल टू 0। तीसरा है आपको लेमडा x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। यही आपका सिस्टम है, यही होमोजेनियस सिस्टम है। अब इसमें आपको क्या बोल रहा है कि ये क्या है, नॉन ट्रिवियल है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि लेमडा का वैल्यू क्या होगा। आपको मैंने बताया था बेटा, होमोजेनियस सिस्टम में दो ही केस बताया था, डेल बराबर जब 0 हो और डेल डज नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर डेल डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, और डेल अगर इक्वल टू 0 होगा तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो इस सिस्टम में क्या बोल रहा है कि नॉन ट्रिवियल, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल है तो डेल इक्वल टू क्या होगा, 0। अब डेल आप जानते हो बेटा, डेल कैसे निकालेंगे, x, y और z के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपको 1। यहाँ से अगर फाइंड निकालोगे तो 1 -2 और ये हो जाएगा आपको z। यहाँ से आ जाएगा आपको लेमडा, ये लेमडा है, यहाँ से आ जाएगा आपको लेमडा -1 और ये हो जाएगा आपको 2 और ये इक्वल टू 0। क्या इसको एक्सपेंड कर दोगे, जैसे ही तोड़ोगे तो लेमडा का आपको वैल्यू निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, ये हो गया आपको 2, तो ये आपको कॉलम खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 आएगा बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 और फार्मूला का माइनस, तो ये हो गया +1। क्लियर। अब इधर ध्यान दो बेटा, फिर यहाँ से अगर इस 1 को लोगे तो ये हो जाएगा आपको -1, फिर ये वाला कॉलम खत्म हो गया आपको और ये वाला कॉलम खत्म हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, +1 आ जाएगा। फिर इधर ध्यान दो, प्लस लेमडा अगर लोगे तो देखो ये वाला आपको रो खत्म हो गया, ये वाला कॉलम ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया +2 और ये इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बच्चों, ये हो गया आपको -3, ये हो गया -6,
इधर से आओगे तो ये हो गया आपको -1 माइनस ये +1, और यहाँ से ये घटेगा तो ये हो गया आपको लेमडा, ये इक्वल टू 0। ये जब घटेगा आपस में तो ये हो जाएगा -5, ये इधर गया तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया 5। क्या बात समझ में आ गया? ईजी कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है ना, माइंड मैप आपको तैयार करना है कि अगर नॉन होमोजेनियस सिस्टम है तो डेल बराबर 0 और डेल डज नॉट इक्वल टू 0। क्या क्या कंडीशन है? अगर आपको होमोजेनियस सिस्टम है तो डेल बराबर 0 और डेल डज नॉट इक्वल टू 0। क्या क्या कंडीशन है? आपको मेन कंडीशन याद रखना है, प्रॉब्लम अपने आप आपसे सॉल्व होगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। चलो इधर ध्यान दो बच्चों, फाइंड लेमडा एंड के फॉर विच, ये आपको सिस्टम दिया हुआ है, इसमें लेमडा और के का आपको वैल्यू को फाइंड करना है। जबकि पहला क्वेश्चन है कि जब यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो तब लेमडा और के का मान को निकालिए, वैल्यू को निकालिए। नो सॉल्यूशन हो तब लेमडा और के वैल्यू को निकालिए, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तब लेमडा और के वैल्यूज़ को आप निकालिए। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर है? तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इधर ध्यान दो, 4 यूनिक सॉल्यूशन है ना। सिस्टम कैसा है बेटा? सबसे पहले सिस्टम को पहचानो, सिस्टम कैसा है। तो इधर देखो D1 D2 D3, ये 0 0 नहीं है, मौजूद है। तो यानी इसका मतलब ये सिस्टम हो गया आपको नॉन होमोजेनियस, और नॉन होमोजेनियस में दो कंडीशन था, एक डेल बराबर 0 और डेल डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल बराबर आपको 0 होगा, ध्यान दो, अगर डेल बराबर 0 होगा, डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड बराबर भी आपको 0 होगा तो वो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। और डेल बराबर 0 होगा और डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड में से कोई एक अगर नॉन जीरो हुआ तो वो नो सॉल्यूशन देगा। लेकिन अगर डेल डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो उसमें कंडीशन आपको बताया था कि वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। कैसा सॉल्यूशन देगा? यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि डेल डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा, फॉर यूनिक सॉल्यूशन डेल डज नॉट इक्वल टू 0। और डेल हम लोग कहाँ से? एक्स और वाई और जेड के कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट। तो इधर लिख लो बेटा, तो ये हो गया आपको 1 1 1, यहाँ से आएगा 1 2 3, यहाँ आएगा आपको 1 2 और लेमडा, और ये डज नॉट इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, इसको आप डायरेक्ट फाइंड भी कर सकते हो ना, डायरेक्ट आप इसका वैल्यू को निकाल लीजिए तो अपने आप आएगा कि लेमडा डज नॉट इक्वल टू 0 पे ये नो यूनिक सॉल्यूशन देगा, या कुछ और क्या, यानी लेमडा का वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो लेमडा डज नॉट इक्वल टू आएगा, यानी लेमडा डज नॉट इक्वल टू इतना पे वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। बात समझ में आ गई? चलो अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इधर ध्यान दो बेटा, ये मान लो कि 0 है तो लेमडा के किस वैल्यू के लिए 0 होता? देखो ये भी आपको एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में, तब तो 0 दे देता। लेकिन दूसरा देखो, ध्यान दो बेटा कि ये 1 2 और 3 है, यहाँ पे भी अगर 1 2 3 आ जाता तब तो ये दोनों रो क्या हो जाता? इक्वल। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता? 0। तो 0 कब आता? जब आप यहाँ पे 3 देते। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि लेमडा डज नॉट इक्वल टू 3, यानी लेमडा का वैल्यू 3 नहीं होगा तब ये डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। नहीं क्लियर हुआ? आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, वहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तब भी यही वैल्यू आएगा। लेमडा का वैल्यू क्या आएगा? डज नॉट इक्वल टू 3। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम लोग के पे डिस्कस करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए लेमडा का वैल्यू तो आ गया, के का वैल्यू क्या होगा? अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, क्या यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। यानी जैसे ही आप डेल डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आपका कोई काम का नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, यानी k का कोई भी आप रियल वैल्यू ले सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई? k का वैल्यू आप रियल नंबर ले लीजिए और लेमडा का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 3 ले लीजिए, तो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका? यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? जो सिस्टम सॉल्यूशन दे रहा होगा वो कैसा? यूनिक। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर है आपका बेटा नो सॉल्यूशन, है ना। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन देखो, सबसे पहला कि डेल बराबर 0। तो डेल तो अभी अभी फाइंड किया आपने ना, 1 1 1 और था 1 2 3 और 1 2 और लेमडा, और ये इक्वल टू 0। इधर ध्यान दो, ये तो सिंपल है। देखो ये रो है आपको 1 2 3, अगर यहाँ भी 1 2 3 आ जाता तब तो ये दो रो इक्वल हो जाता, और दो रो अगर इक्वल होगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो इधर ध्यान दीजिए, लेमडा का वैल्यू क्या रखेंगे? दोनों रो इक्वल हो जाएगा तो 3, तो लेमडा का वैल्यू आ गया 3। आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ईजी मेथड बता रहा हूँ,
बस बात समझ में आ गई। यानी ट्रिक टाइप से आप कैसे वैल्यू को निकाल लेंगे तुरंत डिटर्मिनेंट का। अब इधर ध्यान दो, दूसरा है बेटा नो सॉल्यूशन के लिए कि डेल बराबर तो 0 होगा, लेकिन डेल एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। डेल एक्स कैसा होगा? डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग डेल एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 पे काम करते हैं। तो डेल एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 पे जब काम करेंगे तो जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसको हटाएंगे और उसके जगह पे क्या आ जाएगा? d1 d2 d3। तो ये आ जाएगा बेटा आपको 6 10 और k। अब इधर ध्यान दो, ये आ जाएगा आपको लेमडा का वैल्यू यहाँ पे रखना होगा फिर, है ना, थर्ड में है ना, लेमडा का वैल्यू ये 3 यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 और 2 2 और ये हो जाएगा कितना बोलो बेटा 1 3 और लेमडा का वैल्यू आ गया 3 और ये डज नॉट इक्वल टू 0। अब इधर ध्यान दो बेटा, अब यहाँ से आप फाइंड करो, अब यहाँ से आप फाइंड करो कि k का वैल्यू क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान दो, इस दो रो को अगर इक्वल करते हैं हम लोग ना, तो ये देखो 3 3 2 2, यहाँ पे 10 है, अगर यहाँ पे भी 10 हो जाता तो ये क्या हो जाता? 0 दे देता, तो डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी k का वैल्यू 10 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 10 आ गया तो दोनों रो क्या हो गया? सेम हो गया, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। लेकिन यहाँ पे 10 अगर नहीं होगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग काम डायरेक्ट कर सकते हैं कि k जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 10 होगा। अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रही बात तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल काम क्या करो, इसको एक्सपेंड कर दो और एक्सपेंड करके k का वैल्यू देख लो कि क्या नहीं हो रहा, बस वही। तो k का वैल्यू जब आप इसको एक्सपेंड करके निकालोगे तो ये डज नॉट इक्वल टू 10 ही आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी अगर सिस्टम आपको नो सॉल्यूशन होगा तो वहाँ से लेमडा का वैल्यू 3 आएगा और k डज नॉट इक्वल टू 10। अगर ऐसा हो गया लेमडा का वैल्यू 3 और k डज नॉट इक्वल टू 10 तो सिस्टम कैसा होगा आपका? नो सॉल्यूशन। अब तीसरा नंबर आइए इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डेल फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ध्यान दो बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन बताया था कि डेल बराबर आपको 0 होगा, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ये भी आपको 0 होगा। तो डेल बराबर 0 तो यहाँ लेमडा बराबर 3, इतना 3 तो आएगा, इतना तो आना ही आना है। अब इधर ध्यान दीजिए, डेल एक्स क्या होगा आपका? 0 होगा। तो डेल एक्स जब 0 होगा तो यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा। तो k के किस वैल्यू के लिए 0 आएगा? तो k अगर यहाँ पे 10 रखोगे, क्योंकि देखो 3 3 2 2 10, यहाँ पे भी अगर 10 आ जाए तो दोनों रो कैसा हो जाएगा? इक्वल। और दो रो अगर इक्वल होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। तो यहाँ पे k का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 10। बात समझ में आ गई? यानी k का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा अपना 10। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, यानी अगर आपको तीसरा नंबर ये सॉल्व करें, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो लेमडा का वैल्यू क्या आएगा? 3 और k का वैल्यू क्या आ गया? 10। अगर आप यहाँ से ध्यान दो, अगर आप इससे आगे भी फाइंड करो, डेल वाई भी अगर आप निकालोगे तो वो भी आपको k का वैल्यू क्या आएगा? 10 ही आएगा। और डेल जेड भी अगर आप निकालोगे तब भी क्या होगा? 10 ही आएगा। यानी डेल एक्स बराबर 0 किया, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? डेल वाई बराबर भी 0 करेंगे और डेल जेड बराबर भी 0 करेंगे। वहाँ से भी जो आपका वैल्यू आएगा k का वो कितना आएगा? 10 ही आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक मामला? चलो अब अगला प्रॉब्लम को देखते हैं। चलो इधर ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, है ना, k के वैल्यू का नंबर बताना है कि k का कितना वैल्यू आया, है ना, उसका नंबर बताना है आपको। और फॉर विच द लीनियर इक्वेशन इतना इतना एंड इतना पजेस ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, है ना। ये सॉल्यूशन कैसा दे रहा है? नॉन जीरो। देखो सबसे पहला सिस्टम को पहचानो बेटा, सिस्टम कैसा है आपका? बताओ। सिस्टम है आपका होमोजेनियस। होमोजेनियस में आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब डेल इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? चलो इसमें हम लोग डेल इक्वल टू 0 करते हैं और वहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं k का वैल्यू को। तो आ जाओ बेटा, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन। और नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हैं हम लोग कि फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो डेल का वैल्यू आपका क्या होगा? 0 होगा। और डेल का मतलब क्या हुआ? x, y और z के कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट। तो x, y और z के कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट क्या है? x का कोएफिशिएंट यहाँ 4, y का कोएफिशिएंट k और z का कोएफिशिएंट 2। उसको इस रो में लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपको 4 k और 2। इसको जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा k और 4
और 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट 1। क्लियर है बच्चों? और ये इक्वल टू क्या है? 0। अब इसी को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो इसको तोड़ दीजिए। अब देखो कैसे तोड़ते हैं। इस वाले रो में इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4, और जैसे ही 4 आएगा बेटा ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और 4 माइनस 2 है ना, 4 माइनस 2। अब इधर ध्यान दो, माइनस के आएगा बेटा, माइनस के, तो ये आपका कॉलम खत्म हो गया, ये रो खत्म हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा के, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा? देखो ना, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई के, और ये हो जाएगा -2। फिर आ जाएगा बेटा आपको +2। इधर ध्यान दो, ये रो आपका खत्म हो गया, कॉलम खत्म हो गया, ये रो खत्म हो गया, ये इससे गुना होगा 2k और ये इससे गुना होगा -8, तो ये हो जाएगा आपको 2k - 8, ये इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आइए देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया बेटा, यहाँ से कितना आ गया? 2 और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8। ये हो गया -k, इससे मल्टीप्लाई होगा -k², ये इससे मल्टीप्लाई होगा +2k, ये इससे मल्टीप्लाई होगा +4k और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -16, ये इक्वल टू 0। इधर ध्यान दो बेटा, ये हो जाएगा -k², ये हो जाएगा +6k और ये इसमें घट जाएगा, ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस को कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा k² और +6k +8, -6k होगा ना, हाँ, k कॉमन होगा, -6k और +8, ये इक्वल टू 0। यहाँ से देखोगे तो k² -6k और +8 इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक ठीक है? अब इसको क्या कीजिए? फैक्टराइज कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइज कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? k² -4k -2k और +8 इक्वल टू 0। यहाँ से जब फैक्टराइज कीजिएगा तो -k -4 आएगा और k -2 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखेंगे तो k का एक वैल्यू आएगा 2 और दूसरा वैल्यू आएगा k का 4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, ये इक्वल टू कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। ऑप्शन बताओ बेटा, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा ध्यान दो इस पे, ये प्रॉब्लम जो है ना समझने वाला प्रॉब्लम है। अब इधर ध्यान दो, देखिए k का वैल्यू 2 और 4 आया। अगर मान लो कि कोई ऑप्शन में अगर आपको 4 दे देता तो बच्चा ये पढ़ता ही नहीं क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं और वो डायरेक्ट 4 को टिक लगा देता या फिर 2 को टिक लगा देता, या फिर बहुत सारा बच्चा ऐसा होता कि लग रहा है इसका 2 ऑप्शन है ना। देखो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम आप कंपटीशन का बनाओ तो सबसे पहले आप एक बार प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से पढ़ लो। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप 2 बार प्रॉब्लम को पढ़ लो। एक बार पढ़ लो, अगर आपको बात समझ में आ गई तो ठीक है, अगर नहीं बात समझ में आ रही है तो फिर एक बार पढ़ो, उसके बाद तब क्वेश्चन आगे बनाओ। बात समझ में आ गई? चलो, ये आपका JEE 2011 का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। कितना इजी बताओ, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सारा कंडीशन आपको नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में याद रहे तो क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से बनाओगे। बात समझ में आ गई? चलो छापो जल्दी। चलो बच्चों इधर आ जाओ। देखो, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना इतना एंड इतना हैव एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब को आप समझिए। एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन का मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन, और कम से कम एक सॉल्यूशन का मतलब हो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। जैसे भी इक्वेशन में कम से कम एक सॉल्यूशन हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वो इनफाइनाइट। उसका मतलब ही होता है, आप समझो कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो आ जाओ, अब इस पर हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहला आप डेल निकालोगे बेटा, तो सिस्टम को एक बार हम लोग लिख लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन देखो, सिस्टम क्या है आपका? पहला है x - 2y + z = a, दूसरा है आपको 2x + y और -2z = b, और तीसरा है आपको x + 3y - 3z = c, है ना। ये आपको सिस्टम है। इसमें आपको बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। तो एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि एटलीस्ट 1। तो पहले डेल को निकाल लेते हैं ना, उसके बाद काम करते हैं। तो डेल हम लोग निकालते हैं। देखो, ये हो जाएगा 1 - 2 और 1, ये हो जाएगा 2 1 और -2, ये हो जाएगा 1 3 और -3। क्लियर है बच्चों? 1 2 1 -2 1 3 और 1 -2 -3। क्लियर।
चलो आ जाओ, डेल को हम लोग फाइंड कर लेते हैं एक बार। डेल को आप जैसे ही फाइंड करोगे तो देखो क्या आएगा, ये 1, ये रो खत्म बेटा, और ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3, ये इससे मल्टीप्लाई -6 और माइनस प्लस 6 आ गया। फिर इस -2 को लीजिए तो +2 हो गया। तो ये वाला कॉलम खत्म, ये वाला रो खत्म, ये 2 इससे गुना होगा -6, ये 1 इससे गुना होगा +2, फिर आएगा ये 1 बेटा +1, तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, ये इससे गुना होगा 6, ये इससे गुना होगा -1। यहाँ से देखो ये हो गया 3, यहाँ से अगर देखोगे तो ये हो गया -4, तो -8, और यहाँ से देखोगे तो ये हो गया प्लस, ये मिलजुल के आ गया 0, यानी डेल बराबर क्या हो गया 0। क्लियर? अब डेल बराबर 0 तो आपका आ गया। अब ध्यान दो, एटलीस्ट डेल बराबर जैसे ही आपका 0 आ गया तो इसका मतलब ये होगा या तो आपका नो सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। नहीं क्लियर हुआ? डेल बराबर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, या तो आपका नो सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट। आपको कम से कम एक सॉल्यूशन बोल रहा है, इसका मतलब कि आपको नो सॉल्यूशन तो आएगा नहीं, कम से कम कोई एक आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। कितना सॉल्यूशन आएगा? इनफाइनाइट। क्योंकि आप ये जान लो बेटा कि अगर ये नॉन होमोजीनियस है और डेल बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब हर हाल में अगर एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए आ जाइए, अब हम लोग काम करते हैं किस पे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होगा कि डेल बराबर 0 और डेल x डेल y ये भी आपका 0 आएगा। तो आ जाओ हम लोग काम करते हैं। डेल बराबर 0 पे तो काम आ गया, यानी डेल का वैल्यू निकाला आपने तो 0 आ गया, इस पे तो काम हो गया। अब हम लोग निकालेंगे किस पे? डेल x को। तो डेल x डेल y और डेल z ये भी क्या होगा आपका 0। नहीं क्लियर हुई बात? ये भी क्या आएगा आपका 0। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, हम लोग कोई एक को निकालेंगे, यानी डेल x डेल y डेल z है ना 3, इसमें से कोई एक को निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं डेल x बराबर 0। अब डेल y निकालोगे तब भी सेम ही आएगा, डेल z निकालोगे तब भी सेम ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लोगे। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं वो डेल x बराबर 0 पे कर रहे हैं। तो आ जाओ हम लोग डेल x को निकाल रहे हैं। डेल x का मतलब क्या हुआ कि इस डिटर्मिनेंट में x वाला कोएफिशिएंट का जो कॉलम है उसको हटा देंगे और उसमें क्या आ जाएगा? d1 d2 d3। तो d1 d2 d3 की जगह पे क्या है? a b और c, उसको रख देंगे। तो जैसे ही रखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा अपना a b और c। इधर से होगा -2 1 और 3, वो आ जाएगा 1 -2 और -3, ये इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a, तो ये वाला कॉलम खत्म बेटा, रो खत्म, ये वाला कॉलम, ये इधर से जाएगा तो -3 है ना, -3, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ? और +6। क्लियर? ये -6 होगा बेटा और फार्मूला का +6 हो गया। फिर ये -b, इसको लीजिए, तो ये वाला रो खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, ये इससे गुना होगा तो ये इससे गुना होगा तो +6 आ गया, और फिर ये इससे गुना होगा तो -3 आ गया। क्लियर? फिर आएगा आपको c, तो +c, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा आपको 4, और ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा आपको -1, ये इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बेटा, ये से ये हो गया 3a, 6 - 3, ये इस पर करोगे तो ये हो जाएगा 3, तो -3b, और ये इस पर काम करोगे तो ये हो जाएगा प्लस और 3 और c, ये इक्वल टू 0। 3 को कॉमन कर लो और उधर फेंक दो तो ये हो जाएगा a - b और +c बराबर 0। अगर आप डेल y को भी सॉल्व करोगे, डेल y बराबर 0 करोगे और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तब भी ये इक्वेशन आपको आएगा सॉल्व करने के बाद। फिर डेल बराबर 0 अगर करोगे आप और उसके बाद अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तब भी यही इक्वेशन आएगा, a - b + c बराबर इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? यानी आपका ऑप्शन देख लो कि जिस ऑप्शन में a - b + c इक्वल टू 0 होगा वही आपको आंसर आएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शायद देख लो। क्लियर? बात समझ में आ गई? अरे क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, अब आपको ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, अब आपको ये नहीं है कि डेल x को भी 0 किए उसको सॉल्व किए, फिर डेल y को 0 किए उसको सॉल्व किए, डेल z को 0 किए, उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक देख लो उसके बाद मैच करवा लो ऑप्शन, आंसर। क्लियर? चलो चलो ध्यान दो बच्चों, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी ये जो सिस्टम है
वो कैसा सोल्यूशन दे रहा है, नॉन ट्रिवियल। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी किस में होगा, एपी में होगा, जीपी में होगा या फिर एचपी में होगा। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले पहचानो ये होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है। तो सर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये होमोजेनियस। बात समझ में आ गई। और होमोजेनियस इक्वेशन में आपको 2 ही कंडीशन मैंने बताया था। ये होमोजेनियस इक्वेशन होगा डेल बराबर 0 और डेल डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल बराबर 0 तो नॉन ट्रिवियल और डेल डज नॉट इक्वल टू 0 तो ट्रिवियल। बात समझ में आ गई। चलो आ जाओ, सबसे पहला फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और डेल इक्वल टू 0 और डेल इक्वल टू अगर 0 होगा तो ये आ जाएगा ए, देखो ना एक्स वाई और जेड का कोएफिशिएंट क्या है बोलो, ए और 4 और यहाँ पे है आपको 1। इसमें देखो ये है आपको बी 3 और ये 1। यहाँ पे देखो बेटा ये सी, वाई का कोएफिशिएंट 2 और जेड का कोएफिशिएंट 1 और ये इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इसको क्या करना है आपको, इस वाले को आपको तोड़ देना है। तो आ जाओ तोड़ते हैं। इधर ध्यान दो बेटा, ये ए है, ये रो आपका खत्म, कॉलम खत्म हो गया, ये रो खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया -2। स्पीड कैलकुलेशन करना सीखो। ये हो गया -b। अब इधर ध्यान दो बेटा, ये आपका रो खत्म हो गया, ये कॉलम खत्म हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये -2। क्लियर। अब इधर ध्यान दो, ये c आएगा बेटा तो +c हो जाएगा। इधर ध्यान दो, ये रो खत्म हो गया, ये कॉलम, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3 और ये इक्वल टू 0। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, इसको सॉल्व करो, 3 - 2 1 तो ये हो जाएगा a। इसको सॉल्व करो 4 - 2 2 तो ये हो गया -2b और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपको 4 - 3 1 तो ये हो गया +c, ये इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बेटा, इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ना ये आ जाएगा आपको a + c इक्वल टू 2b, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये माइनस जो है उधर चल गया, -2b उधर चल गया तो a + c बच गया, उधर -2b चला गया। अब इधर ध्यान दो, इसको इधर कीजिए, इसको इधर, तो ये हो गया 2b बराबर a + c। किस में कंडीशन ऐसा होता था, अगर a b c अगर AP में होगा तो कंडीशन होता था कि बीच वाले को डबल कीजिए, उसके पड़ोसी के सम के बराबर होगा, तो पड़ोसी के सम के बराबर है ही। बात समझ में आ गई। क्लियर हुआ। अगर ABC AP में होगा तो कंडीशन क्या होगा, 2b इक्वल टू a + c, 2 × b, 2b इक्वल टू क्या होगा a + c। चलो आ जाओ, तो ABC किस में है बेटा, AP में, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, है ना। आप लेक्चर देखो, बहुत सारे जगह पे आप देख भी रहे हो, आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर, कि यहाँ पे क्या लेक्चर कैसे तैयार हो रहा है और कितना इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, और जगह पे कितना बोला जा रहा है ना। और जगह पे अगर आप देखोगे लेक्चर तो उसमें कितना आपको समझ में भी बहुत कम आ रही होगी, है ना। लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में, यहाँ पे क्या है, आपको 0 लेवल से लेके आपको IIT JEE लेवल तक तैयारी करवाया जा रहा है ना। चाहे आप 12 का प्रिपरेशन करो या फिर JEE मेन और एडवांस का प्रिपरेशन करो। क्लियर, सारे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, चाहे वो 12 का हो या फिर JEE मेन और एडवांस का हो। क्लियर, इसीलिए तैयारी क्या करो, अच्छे से करो। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों इधर ध्यान दो, एकदम बोर्ड की तरफ ध्यान दो, कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हो रहा है। इधर ध्यान दो, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है हैज नॉन जीरो सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन है, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल का मतलब डेल इक्वल टू 0। कब, जब सिस्टम कैसा हो, होमोजेनियस। तो सिस्टम आपको कैसा दिख रहा है, होमोजेनियस। क्लियर, तो अगर ये सिस्टम होमोजेनियस है और नॉन जीरो सोल्यूशन है तो डेल इक्वल टू क्या होगा, 0। डायरेक्ट काम करो, फॉर नॉन जीरो सोल्यूशन। अगर नॉन जीरो सोल्यूशन होगा तो डेल इक्वल टू क्या होगा, 0। अब डेल निकालो बेटा, डेल जैसे निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 1 और 1, यहाँ से निकालोगे 2a 3b और 4c, यहाँ से निकालोगे a b c, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, a b c ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको जो है ना तोड़ दो, तो जैसे ही तोड़ोगे बेटा तो इधर देखो क्या आ जाएगा, इसको सिंपल तोड़ना है। ये a है, 1 है, इसी के लॉन्ग तोड़ दो 1, तो ये खत्म हो गया बेटा, ये खत्म, ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 3bc और ये इससे गुना होगा -4bc। क्लियर हो गया। फिर ये 1 है बेटा, -1 आएगा,
तो ये वाला रो खत्म हो गया, ये वाला खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और 2AC और ये इससे मल्टीप्लाई होगा -4AC। क्लियर है? फिर ये 1 टूटेगा तो ये हो जाएगा +1 और ये ख़त्म हो गया, ये रो खत्म हो गया, ये कॉलम खत्म हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा और 2AB और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3AB और ये इक्वल टू क्या हो गया 0। क्लियर? अब आ जाओ, इसी को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो ध्यान दो, ये इसमें जब घटेगा ना ये, तो क्या आ जाएगा बोलो, -4BC है और ये 3BC है तो ये हो जाएगा -BC और इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो -2AC + 2AC -4AC, -2AC बचेगा, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +2AC। क्लियर? अब यहाँ से ध्यान दो बच्चों, यहाँ से ये जब घटेगा तो ये हो जाएगा -AB, ये इक्वल टू 0। क्लियर है? इस दोनों को इक्वल के उधर लेके जाओ और इसको लिखो तो ये आ जाएगा 2AC और ये भी इधर आ जाएगा बेटा, ये भी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू BC प्लस ये हो जाएगा AB। क्या बात समझ में आ गई? क्या यहाँ से आप यहाँ आ गए? क्लियर? अब आ जाओ इधर, इसमें अगर देखोगे ऑप्शन सबको देखो, एक AP में है, GP में है, HP में, कुछ तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। अगर सिर्फ ABC बचता तब आप डिसाइड कर पाते कि AP में है, GP में है, HP में है। यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन में है, AC, BC और AB। क्लियर? और ये भी रिलेशन नहीं आ रहा है कि A + 2B + 3C = 0, ये भी रिलेशन में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको पढ़ा के रखा था ना, जब AP सीक्वेंस सीरीज पढ़ा रहा था उस समय मैंने पढ़ाया था कि जब भी आपको 2-2 नंबर का प्रोडक्ट आ जाए तो आप ऐसा काम करोगे कि आप उसको डिवाइड कर दोगे A × B × C से। किससे डिवाइड करोगे? A, B और C से। तो इसको डिवाइड करके देखो बेटा, डिवाइडेड बाय A × B × C। जैसे ही डिवाइड करोगे इसमें तो ये आ जाएगा 2AC बेटा डिवाइडेड बाय A × B × C। फिर इसमें डिवाइड करोगे BC डिवाइडेड बाय A × B × C, फिर प्लस AB डिवाइडेड बाय A × B × C। इधर ध्यान दो बेटा, AC खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे BC यहाँ पे BC कैंसिल हो गया, AB कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2/B इक्वल टू, यहाँ हो गया 1/A प्लस यहाँ पे हो गया 1/AC। क्लियर है? अब खुद बताओ बेटा, ये रिलेशन किस में था? अगर ABC को अगर आप HP में लेंगे तो रिलेशन था 2/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/AC। नहीं क्लियर हुई बात? समझ में आ गया? चलो छापो, यानी इसका आंसर क्या हो गया बेटा? HP। क्लियर है? सारा रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर ABC AP में रहा तो क्या रिजल्ट होगा। ABC अगर AP में रहेगा तो रिजल्ट होगा 2B = A + C। अगर ABC GP में रहेगा तो रिजल्ट क्या होगा बताओ? रिजल्ट होगा B² इक्वल टू A × C। अगर आपको ABC HP में रहेगा तो रिजल्ट क्या होगा बताओ? 2/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/AC। क्लियर है? तीनों रिजल्ट को याद रखना है, आपको काम आएगा। मैंने आपको 11वीं में ही बताया था कि जितना 11 सबका 12 में यूज होगा, जो भी 11 का, यही सब चीज़ यूज होगा बेटा, इसीलिए आप अच्छा से पढ़ाई करोगे। क्लियर है? और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जितना भी पढ़ा हुआ है वो बहुत अच्छा और सब कुछ तैयारी और सब चैप्टर आपके दिमाग में है ना? क्लियर? चलो आ जाओ, अगला प्रॉब्लम करते हैं। चलो बच्चों आ जाओ इधर, ध्यान दो, प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो ध्यान दो, लेट अल्फा बीटा गामा आर रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ + ax² + bx + c = 0 where a b c belongs to real number and a does not equal to 0 if the system of equation has non-trivial solution then a² is equal to। अब इधर ध्यान दो बेटा, सबसे पहला कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये नॉन ट्रिवियल है और सिस्टम कैसा है? 0 के इक्वल है तो होमोजेनियस हो गया, और ये नॉन ट्रिवियल है तो डेल बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से जब डेल बराबर आप 0 करोगे तो यहाँ पे देखो ना, इसमें जो वेरिएबल है वो आपका है x1, x2 और x3। इससे पहले जो वेरिएबल हम लोग पढ़ा करते थे वो x, y, z में, लेकिन अब किस में है? x1, x2 और x3 में है। और x1 का कोएफिशिएंट क्या है? अल्फ़ा, वो x2 का बीटा और x3 का गामा, यानी अल्फ़ा बीटा गामा में यहाँ से डिटर्मिनेंट में रिलेशन आएगा, और उसको फिर ले जाके इस क्यूबिक के साथ जब रिलेट करोगे तो वहाँ से a b c का वैल्यू निकलेगा, और वही आपको पूछ रहा है कि a² का वैल्यू क्या होगा।
बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग ईजी वे से कैसे बनाएं। क्लियर है? बुक मेथड से नहीं, ईजी वे से। अब आ जाओ इधर, ध्यान दो बेटा। तो सबसे पहला आपको जो यूज़ किया है वो क्यूबिक यूज़ किया है। कौन सा क्यूबिक है? गिवन आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब अब प्लस ए एक्स स्क्वायर और प्लस अब बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, यही क्यूबिक है बेटा। और इस क्यूबिक के बारे में बोला है कि इस क्यूबिक का 3 रूट है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। क्लियर है? पहले हम लोग इतना समझते हैं। अब आ जाओ, इस क्यूबिक का 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा, और 3 रूट में अगर आप रिलेशन को निकालेंगे तो रिलेशन आएगा पहला अल्फा बीटा और प्लस गामा, यानी सम ऑफ द रूट। ये रिलेशन आएगा माइनस, यहाँ पे b बाई ए होता है तो ये हो जाएगा माइनस ए। उसके बाद 2 रूट, दो रूट का प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये क्या होगा? ये c बाई ए होता है बेटा, तो c में के जगह पे क्या है? b, और ये हो जाएगा आपको b। फिर आएगा 3 रूट का प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा माइनस सी। क्या इस क्यूबिक से ये 3 इंफॉर्मेशन आपको मिल गया? अब हम लोग आते हैं आगे। आगे क्यों आएंगे बेटा? क्योंकि अब जो है ना, अब हम लोग किस पे काम करेंगे? सिस्टम पे काम करेंगे। कौन सा सिस्टम पे बोलो बेटा? इसी सिस्टम पे। क्लियर है? इस सिस्टम को देखेंगे और इस पे काम करेंगे। तो ये सिस्टम बोल रहा है नॉन ट्रिवियल है, तो ये सिस्टम जब नॉन ट्रिवियल होगा तो ये होगा फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा बेटा तो देखो क्या कंडीशन होगा, इधर ध्यान दो। डेल बराबर 0 आएगा, और डेल जो होगा वो x1, x2 और x3 के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट होगा। तो यहाँ पे x1, x2 और x3 का जो कोफिशिएंट है वो देखो क्या है? अल्फा, इसमें क्या है? बीटा, और ये है गामा। इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपको बीटा, गामा, और ये हो जाएगा आपको अल्फा। फिर इसमें गामा, अल्फा और बीटा, और ये इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, क्या इस डिटर्मिनेंट को आप पहचान रहे हो? नहीं पहचान रहे हो? मैं आपको पहचानवाता हूँ। अब इधर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। ए बी सी, बी सी ए, और फिर सी ए बी, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग बोलते थे साइक्लिक डिटर्मिनेंट। क्या बोलते थे? साइक्लिक डिटर्मिनेंट। हाँ सर बोलते थे, तो क्या हो गया? है ना, अगर इसको साइक्लिक ही डिटर्मिनेंट बोलते थे तो क्या हो गया? मैं भी तो बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ, आपको बस याद रखने के लिए बोला था। आपको 4 लविंग डिटर्मिनेंट बताया था 4 लविंग डिटर्मिनेंट बताया था, और याद रखने के लिए बोला था, और बोला था ये साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। याद तो होगा? नहीं है याद? देखो ना, यहाँ पे बस काम किया क्या है कि ए बी सी के जगह पे अल्फ़ा बीटा और गामा ले लिया है, और बाकी देखो ना सेट कर लो, दोनों बराबर ही है। अगर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा रख दोगे तो यही चीज़ आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको याद रखने के लिए बोला था, याद तो नहीं होगा? याद है? याद है सर। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो हम लोग ए के जगह पे अल्फ़ा है तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और प्लस ये हो जाएगा आपको गामा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये इक्वल टू 0। क्या याद आया बेटा? याद आया? इस माइनस को हम लोग इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। फिर इसमें एक इक्वेशन आपको मैंने लिखवाया था, है ना। इसमें क्या इक्वेशन लिखवाया था आपको? उसमें जो ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। याद आया? अब इसको हम लोग भी लिखने वाले हैं अल्फ़ा बीटा के टर्म में। क्या लिखने वाले हैं? इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस बीटा इंटू गामा माइनस गामा इंटू अल्फ़ा। क्लियर? और जैसे ही करोगे वो अपने आप देखोगे इस रिलेशन में बैठ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे हम लोग करते हैं। चलो ध्यान दो बच्चों, अभी यहाँ से हम लोग डायरेक्ट आएंगे इधर, और ये होगा आपको देखो
अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और गामा, ये इक्वल टू 0 है ना। इसको जब आप फार्मूला में यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और फिर आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस बीटा इंटू गामा और फिर माइनस अब बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा, और फिर आएगा अरे यार अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और फिर गामा इंटू अल्फ़ा, और ये इक्वल टू आएगा आपको 0। क्लियर। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, थोड़ा सा ध्यान दो, इस वाले को फिर से हम लोग फार्मूला में तोड़ते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इसका होल स्क्वायर, और फिर आएगा माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा बेटा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और पहले से माइनस, इस सब में से भी माइनस को कॉमन कर लो, सब में से माइनस को कॉमन। देखो ये फार्मूला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का फार्मूला यहाँ से यहाँ तक, अभी ये बच गया तो इसमें से भी माइनस कॉमन कर लो, तो मैंने माइनस कॉमन कर लिया, तो ये हो जाएगा आपको अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ से आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू आपका ए है, देखो ना अल्फ़ा प्लस बीटा का प्लस गामा का वैल्यू माइनस ए। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, इस वाले का जो वैल्यू है ना ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका भी वैल्यू क्या आएगा माइनस ए, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर मैंने कर दिया। फिर हो गया माइनस 2 इंटू, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, इसका जो वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, देखो ना इधर ध्यान दो, अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फ़ा, इसका वैल्यू क्या है बी, तो यहाँ पे रख दो बी, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू बी, फिर यहाँ पे माइनस, क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो यहाँ पे फिर रख दो बी, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इसी को सॉल्व करना है बेटा आपको, माइनस ए, इधर ध्यान दो, ये हो जाएगा आपको माइनस ए का स्क्वायर, तो ये सिंपली आ गया आपको ए स्क्वायर माइनस 2b माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस 3b, और ये इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ध्यान दो बेटा, इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है, लेकिन आपको पता है पहले ही दिया हुआ है कि a जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, जब ये 0 नहीं होगा तो ये हर हाल में 0 होगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस 3b इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3b। देखो जिस ऑप्शन में 3b आएगा वही आपका आंसर होगा। क्या बात समझ में आ गए? क्लियर है यहाँ तक? कितना ईजी प्रॉब्लम है बताओ, ईजी है ना, बहुत ईजी है, लेकिन पीछे आपने अच्छा से पढ़ रखा है तब जाके ये ईजी है। अगर पीछे आपने नहीं पढ़ा है तो फिर ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है ना, ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। किसके लिए है भाई? जो पीछे मेहनत कर रखा है उसके लिए है। क्लियर है बच्चों? चलो आज के लिए हम लोग इतना ही। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगला लेक्चर का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे ही प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, अगला लेक्चर भी। उसमें क्या होगा ना कि जेईई मेन एडवांस का 2019 का और 2020 का, ये दोनों ईयर का लगभग क्वेश्चन हम लोग करवा देंगे उसमें। बात समझ में आ गए? चलो बच्चों, और अच्छा एक और बात थी ना कि एक बच्चा ये बोल रहा था कि सर आप जो है ना थोड़ा हट जाया करो कि हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर बार बार देखना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहला लेक्चर में बताया था कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे लिख रहा हूँ उसी समय आपको भी लिखना है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे बेटा तो जितना मैंने पढ़ाया, जितना आप पढ़ रहे हो घर पे, वो टाइम लॉस है, उसका कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। जितना मैं पढ़ाऊँ उसको आप कॉपी में उतारो, है ना, उसके बाद उस कॉपी से आप पढ़ा करो। क्लियर है बच्चों? हाँ, मेहनत करोगे ना? यस सर, मेहनत करेंगे, और साथ साथ उतारते रहोगे, साथ साथ। अब ऐसा नहीं है कि लिख दिया और 3 दिन के बाद आप उतार रहे हो, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, जब मन होगा तब उतारेंगे, ऐसा काम नहीं। जब पढ़ो तभी उतारो। क्लियर है? चलो अब अगले क्लास में हम लोग बात करते हैं, और एक क्लास डिटर्मिनेंट का होगा, और उसके बाद देन हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। बहुत तो खुश हो रहा होगा कि सर मैट्रिक्स अब स्टार्ट होने वाला है हम लोगों का। चलो बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.